तो क्या अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड के लिए नाटो को दांव पर लगा देगा? यूरोप उसको अवॉइड नहीं कर पाएगा। दिल में मलाल रहेगा पर यूरोप को जाना पड़ेगा क्योंकि यूरोप को सिक्योरिटी चाहिए। चाइना से ये करना नहीं चाहते हैं, करना भी चाहते हैं तो घबरा भी रहे हैं और फिर आइडियोलॉजी भी है, कम्युनिज्म भी है। तो अब वक्त है यूरोपियन यूनियन को एक स्ट्रैटेजी आर्टिकुलेट करने का कि इंडिया को हम एज अ फोर्थ पोल देखते हैं। यहाँ ग्रीनलैंड में इशू ये है, खरीदने का तो अभी भी साइड में रखिए, पर सबसे पहली बात है कि वहाँ के लोगों के विचार चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो ऐसे में क्या आगे चल के हम अमेरिका और यूरोप के बीच में व्यापार युद्ध देख सकते हैं या प्रतिबंध जैसी कार्रवाइयों का दौर चल सकता है? और या फिर अगर एक्सट्रीम सोचें तो यूरोप और अमेरिका की सेनाएं आमने सामने ग्रीनलैंड में खड़ी हो सकती हैं। अमेरिका ये आराम से हाई डिग्री ऑफ चांस है कर सकता है, बट ट्रम्प इस सब चीज को जल्दी करना चाहता है। तो क्या ग्रीनलैंड दशकों पुराने सैन्य संगठन नाटो की कब्रगाह बनने वाला है? एक तरफ ट्रम्प की डील वाली जिद है तो दूसरी तरफ यूरोप का स्वाभिमान। अब बात सिर्फ जमीन की खरीद फरोख्त की नहीं, बल्कि रूस चीन की घेराबंदी और महाशक्तियों के ईगो की है। इस इंटरव्यू में आज हम ट्रम्प की उस सीक्रेट फाइल को खोलेंगे जिसने यूरोप और बाकी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। नमस्कार, मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। इस जटिल मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार रॉबिंदर सचदेव जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू, प्लेजर आपके और आपके दर्शकों के साथ। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि अमेरिका कह रहा है कि ग्रीनलैंड के आसपास रूस और चीन की जो गतिविधियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इस वजह से ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए हम ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं। तो क्या सर अभी जो डेनमार्क और नाटो की सुरक्षा है ग्रीनलैंड के लिए वो पर्याप्त नहीं है? और अगर अमेरिका उनकी सुरक्षा करना ही चाहता है ग्रीनलैंड की, तो अपने सैनिक भेज दे, वहाँ तैनात कर दे, वो उसका मालिक क्यों बनना चाहता है? नहीं, ग्रेट पॉइंट। ग्रीनलैंड की अभी सुरक्षा पर्याप्त है, जी। नेटो में है और कुछ भी हुआ तो अमेरिका आएगा पूरा। बट अमेरिका अपने हिसाब से दुनिया को देख रहा है जी। और अपने हिसाब से जब वो देख रहा है, अभी तो वो लैटिन साउथ अमेरिका में भी देशों को कह रहा है भैया या तो मेरी मानो या मेरी कॉलोनी बन जाओ, जी। ठीक है, या मेरे से फ्रेंडली रहो। बट जब वो इधर नॉर्थ में देखता है तो अगर आप देखें तो ग्रीनलैंड का जो वो जमीन चाह रहा है, जी। अमेरिका के लिए लॉजिकल है, इन्हें बहुत फायदा है उससे। जी। ओके, अब बात ये है कि आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये स्वाभिमान या ईगो की बात है। ईगो की तो है ही, बट ये बेसिक ज्योग्राफी की बात है। जी। वन सेकेंडली, जितना ट्रम्प कह रहा है कि भाई रशिया की और चाइना की वहाँ घूम रही हैं ये वो, उतना नहीं है। जी। बट हाँ, आने वाले वक्त में होगा। आने वाले वक्त में रशिया और चाइना अपना वहाँ यू नो प्रेजेंस बढ़ाएंगे, रिसर्च स्टेशंस बढ़ाएंगे। और हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके चलते नॉर्थ पोल के मेल्टिंग हो रही है ग्लेशियर्स में। जी। तो ये जो पूरा का पूरा बर्फीला जमा हुआ ग्लेशियर्स थे नॉर्थ पोल, वहाँ पे कई जगह जब ये बर्फें पिघलेंगी तो समुद्री रास्ते बनते जाएंगे जी। और यूरोप से अमेरिका जाने के लिए वो ऊपर शॉर्टेस्ट रूट बन जाता है। जी। रशिया से भी अमेरिका के लिए, चाइना से भी अमेरिका के लिए। जी। तो अमेरिका को जो चाइना से ट्रेड करना है या चाइना का माल जो अमेरिका में आ रहा है, जो इतना लंबा घूम के आता है या वहां से वहां जाता है, शॉर्टर आएगा। जी। तो वो तो एडवांटेज है ही। प्लस इस लैंड में बहुत मिनरल्स हैं, क्या हैं पता नहीं, बट बहुत मिनरल्स हैं। ये कुछ चीजों को देख करके अमेरिका को लॉजिकल लगता है कि ये अगर हमारा हो जाए तो अच्छा रहेगा। जी। अब इसमें कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी है अमेरिका का इस तरह की चीज़ों में। अमेरिका ने लुइसियाना खरीदा था फ्रांस से, पूरी जी। स्टेट। जी। अमेरिका ने अलास्का पूरी स्टेट खरीदी है रशिया से, जी। राइट। तो ट्रम्प अपने को एक उस किस्म का राष्ट्रपति समझता है, लीडर समझता है अमेरिका का, कि वो इसकी बाउंड्री, रियल बाउंड्री भी बढ़ा दे ताकि देश भी बड़ा हो ज्योग्राफिकली। जी। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहता है तो मैं कहूंगा मेक अमेरिका ज्योग्राफिकली ग्रेट कर रहा है वो। जी। एंड फ्यूचर में कोई डाउट नहीं, देखिए आप अगर लॉन्ग टर्म देखें, 100 साल, 200 साल, 300 साल में कहाँ क्या पलटा पलटेगा, यूरोप अभी यूक्रेन को लेके रशिया की तरफ क्या रवैया, अमेरिका क्या रवैया, उसी में फंसा हुआ है। तो 50-100 साल बाद यूरोप का किधर पार्टनरशिप्स होंगी। जी। तो हमेशा बेहतर है कि जो जगह हो वो आपकी हो। तो ट्रम्प उस लाइन पे चल रहा है। जी।
सर अभी डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर नाटो पर दबाव बढ़ेगा, यूरोप पर दबाव बढ़ेगा, उन पर दबाव बढ़ेगा, तो ये नाटो के अंत की शुरुआत होगी। तो क्या अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड के लिए नाटो को दांव पर लगा देगा? जी हाँ, कुछ हद तक लगा देगा और पर ये बात नहीं कि नाटो खत्म होगा। जी, प्रॉब्लम नाटो के लिए और यूरोप के लिए है कि अमेरिका ने मानो ग्रीनलैंड किसी तरह से ले लिया, 2-3 तरीके हैं, उसे बात कर सकते हैं, पर हो गया अभी ग्रीनलैंड अमेरिका का हो गया। उसमें यूरोप क्या करेगा? नेटो से बाहर जाएगा। नेटो से बाहर जाएगा तो जो पूरी सिक्योरिटी अम्ब्रेला है यूरोप की वो खत्म हो जाएगी। जी, रशिया के सामने वो और बौना हो जाएगा, जी, तो यूरोप वो अफोर्ड नहीं कर सकता। यूरोप की जो मिलिट्री कैपेसिटी है, इनके सोल्जर्स ही नहीं है इनके पास। इन देशों के सोल्जर्स इन्होंने कम कर दिए, डिफेंस प्रोडक्शन कम कर दी क्योंकि अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला था। तो अब अगर ये कहते हैं कि अमेरिका ने ये कदम उठाया, डेफिनिटली बहुत गलत होगा। हाँ, नेटो की एक तरह से अंत की शुरुआत हो जाएगी। कुछ अभी हो गई है पर तब तो दरार पड़ जाएगी। बट यूरोप उसको अवॉइड नहीं कर पाएगा। दिल में मलाल रहेगा पर यूरोप को जाना पड़ेगा क्योंकि यूरोप को सिक्योरिटी चाहिए। जी। सर अभी हम देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ईयू के जो देश हैं, वो डेनमार्क के साथ दिख रहे हैं। तो क्या अगर अमेरिका कदम उठाता है, तो वो क्या अमेरिका से इतने दूर चले जाएँगे कि वो रसिया को अपना नज़दीक समझने लगें? और या फिर हमने अभी हाल में देखा कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रों, उन्होंने और साथ में इटली की जो प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, उन्होंने वकालत की कि हमें अमेरिका के बिना रूस से सीधी बातचीत करनी चाहिए। तो क्या आप देख रहे हैं अमेरिका के विवाद की वजह से रूस के पास जा रहे हैं बाकी देश? रूस के पास नहीं पर वो रियलाइज़ करेंगे ना असलियत होगी अगर अमेरिका से ये हालात हो रहे हैं, उधर रशिया पावरफुल है बट यूरोप को डर भी बहुत है। तो बट अब ये होगा कि ठीक है वर्किंग रिलेशनशिप रशिया से थोड़ी करना चाहेंगे, बट एट द सेम टाइम इतनी जल्दी रशिया के साथ रिश्ते नहीं बढ़ा पाएँगे। इस समय इन्होंने जो कमिटमेंट्स कर दी हैं, जी, अव्वल अपनी डिफेंस बढ़ा रहे हैं, अब इन्हें लगेगा और बढ़ानी चाहिए अगर अमेरिका का सपोर्ट नहीं है। ये अव्वल अगर अपने डिफेंस में खर्चे इतने बढ़ाएँगे तो इनकी इकोनॉमीज़ का वैसे ही कुछ-कुछ गड़बड़ है तो भट्टा और बैठना शुरू हो जाएगा, दैट्स वन। अ, सेकेंडली इन्होंने बड़े स्ट्रक्चरल चेंज करे हैं। यूक्रेन वॉर के से पहले जो जितनी रशियन गैस जाती थी ओके थ्रू पाइपलाइन्स, वो पाइपलाइन्स बंद कर दी और इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करे हैं सी पोर्ट पे जी, कि जिसमें समुद्री जहाज द्वारा गैस आए। राइट। जी, अब उसने 30-40 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स कर दी उन्होंने पोर्ट्स पे, ये सोचते हुए कि आगे हम कभी रशिया से गैस नहीं खरीदेंगे। जी, ठीक है? तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, ये वो गैस वापस खरीदना शुरू करेंगे रशिया से। और जिस तरह से इन्होंने अपना बर्ताव रखा है और यूक्रेन और उसमें एक और ब्रेक आएगा, वो आएगा यूरोप के जो देश हैं, देखिए कुछ देश हैं जो पुराने वेस्टर्न यूरोप थे, जी, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन इत्यादि, राइट? फिर कुछ देश आए नेटो में जब सोवियत यूनियन बिखरा, जी, ओके, जो कि वॉर्सो पैक्ट के देश थे, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी इस तरह के देश आए और फिर बाद में लिथुआनिया, एस्टोनिया इत्यादि। अब ये सब नेटो में और ईयू में है मोर और लेस। तो इनमें दरार है आपस में। ये जो बॉर्डर वाले हैं ना पोलैंड, हंगरी वगैरह वाले, लिथुआनिया वाले, ये बहुत ज़्यादा रशिया से डरते हैं, खफा हैं, गुस्सा हैं। जी, यूक्रेन भी उसी कैटेगरी में मानिए, राइट? तो ये बाकी ईयू के देशों को कहते हैं कि तुम बहुत ढीले रहे, तुम रशिया के साथ ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हो, जी, पुतिन ऐसे ही बढ़ेगा, पुतिन का डेस्टिनेशन टारगेट अगला हम यूरोप हैं। तो ईयू के अंदर या नेटो के अंदर भी वो एक टेंशन है जी, बिटवीन ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जी, वो दरार और बढ़ेगी। तो मिला-जुला करके यूरोप बहुत ही जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस की सिचुएशन में रहेगा, है इस समय। और बाय द वे इसीलिए मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, अभी यूरोपियन यूनियन की समिट होनी है भारत में अगले जी, 2 हफ्ते में और जर्मनी का चांसलर भी आज दिल्ली हिंदुस्तान आया हुआ है। मेरा ये कहना है कि जिस हालात में यूरोप है, इसको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जियोपॉलिटिकल, जी, जिसमें यूरोप ये कहे कि इंडिया हमारा 4th पोल है। जी, इनको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और उसका मेरा मतलब है, देखिए अभी तक इनके लिए एक पोल था अमेरिका, जी, वही बिजनेस का भी, ट्रेड का भी और सिक्योरिटी भी है। एक पोल इनका था रशिया, रशिया से अच्छा खासा ट्रेड और रॉ मटेरियल्स। जी, और तीसरा पोल था चाइना, चाइना से इन्होंने चाइना को अपनी फैक्ट्री बना रखा था, सस्ता माल बिकता था, यहाँ आता था, बिकता था जी, और इनकी कंपनी भी वहाँ मैन्युफैक्चर करती थी।
तो इकोनॉमिकली सही चल रहा था मामला। ये बेसिकली इन 3 पोल्स के बीच में ही खेल रहे थे। अब जो इनको प्रॉब्लम हो रही है, अमेरिका वाला पोल डगमगा रहा है, रशिया वाला पोल तो उल्टे हाथ ही चल दिया इनके। चाइना से ये करना नहीं चाहते हैं, करना भी चाहते हैं तो घबरा भी रहे हैं, और फिर आइडियोलॉजी भी है, कम्युनिज्म भी है। तो अब वक्त है यूरोपियन यूनियन को एक स्ट्रैटेजी आर्टिकुलेट करने का कि इंडिया को हम एज अ फोर्थ पोल देखते हैं, क्योंकि इंडिया की हमें मार्केट भी है, हमारे पास टैलेंट भी है, हमारे पास वर्क फोर्स भी है। इन सारे देशों में इनको वर्क फोर्स भी चाहिए, क्योंकि सबकी डेमोग्राफी डाउन जा रही है। तो वो तो खैर भारत के प्रति हो गया। तो यूरोप इस समय बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में है इस समय इन एनी केस। अब उसके ऊपर जो ग्रीनलैंड का मुद्दा आ गया, तो ये तो जैसे कहते हैं ना केमिस्ट्री में कोई आप एक्सपेरिमेंट करो तो कैटलिस्ट होता है। तो ये तो ऐसा कैटलिस्ट है कि जो काफी कुछ प्रेसिपिटेट कर देगा यूरोप के लिए। सर, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि 1803 में उन्होंने फ्रांस से अमेरिका ने लिसानिया खरीदा था, और फिर आज अब जब 200 साल बाद की हम बात कर रहे हैं, तो आज के ज़माने में क्या ऐसी कोई ज़मीन या ऐसा कोई लैंड खरीद सकता है कोई देश दूसरे से? और इसमें जो ग्रीनलैंड में ऑलरेडी लोग रहते हैं, उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कहा जाएगा? और इस मामले में अमेरिका का जो कानूनी पक्ष है, वो कितना मजबूत है या कमज़ोर है? ये बताइए आप हमें। देखिए, कानूनी पक्ष कितना कमजोर है मजबूत है कह नहीं सकते, क्योंकि आज की दुनिया में जो कानून है जी, वो जिसके पास पावर है वो डिफाइन कर रहा है। जी, और ट्रम्प ने खुलेआम कह दिया अभी 2 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में कि मेरे को जो मोरालिटी दिखती है राइट और रॉन्ग मैं करूंगा। तो कानून तो आजकल उस तरह से दरकिनार हो गया है, यूनाइटेड नेशंस भी कहीं नजर नहीं आते। जी, बट हाँ, स्टिल ये सारे प्रश्न हैं। नाउ अमेरिका इसको अमेरिका के जहन में आ गया है। जी, तो मुझे ये लगता है अभी नहीं तो 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल में ये होगा शायद। ओके, पर ट्रम्प चाहता है इमीडिएट अपने लिए करने का, अपनी टर्म में भाई अपने को ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट बनाना बताना चाहता है वो। तो ऐसे में कोई देश खरीद तो सकता नहीं अनलेस कि दूसरा देश विलिंग हो बेचने को। भाई जब अलास्का अमेरिका ने लिया तो रशिया तैयार था बेचने को, लुइसियाना अमेरिका ने लिया, फ्रांस ने बोला ठीक है मेरे मत्थे से मामला उतरे। तो कोई भी डील बन सकती है कुछ पैसे की ना। यहाँ ग्रीनलैंड में इशू ये है, खरीदने का तो अभी भी साइड में रखिए, पर सबसे पहली बात है कि वहाँ के लोगों के विचार चाहते हैं कि नहीं चाहते। ना ग्रीनलैंड की जो सिचुएशन है वैसे डेनमार्क का जो किंगडम है, इस किंगडम के 3 आप कहे प्रोविंसेस हैं मान लीजिए, राइट। उनमें से एक ग्रीनलैंड है, बाकी 2 बड़े हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है। पर ग्रीनलैंड में पॉपुलेशन टोटल मात्र 57,000 है, 60,000 की पॉपुलेशन है टोटल ग्रीनलैंड की, राइट। और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है और ग्रीनलैंड के अंदर भी काफी टाइम से बार बार ये आवाज उठी है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। फिलहाल भी जो ग्रीनलैंड की सिचुएशन है कि उनको सारा वो अपना चला रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट है, उनके इलेक्टेड हैं, बट उनकी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस डेनमार्क के उसमें है, डेनमार्क करता है। और हर साल डेनमार्क उन्हें करीब $600 मिलियन देता है अपने म्यूनिसिपल कार्यक्रमों के लिए, रोड ये वो सैनिटेशन जो भी के लिए $600 मिलियन हर साल डेनमार्क देता है, मतलब उसकी स्टेट है मानो। बट फिर भी बहुत टाइम से, काफी टाइम से ग्रीनलैंड के लोगों की, काफी लोगों की डिमांड है कि हम एक एंड में कि हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो भी डिमांड है रही है बीच बीच में, राइट। फिर ये कि हमें ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, हमें ज्यादा फ्रीडम चाहिए डेनमार्क से, उस तरह की ऑलरेडी डिमांड्स हैं। तो 2009 में एक रेफरेंडम हुआ था ग्रीनलैंड के अंदर, जिसमें ग्रीनलैंड के लोगों के पास ये पावर डेनमार्क ने कराया था, क्योंकि डेनमार्क की स्टेट है। तो डेनमार्क ने बोला ठीक है रेफरेंडम कर लो, कौन लोग कितना क्या चाहते हैं। तो उसमें ये हुआ था कि ग्रीनलैंड के लोगों के पास ये ऑप्शन रहेगा फ्यूचर में, वो अपना फ्यूचर डिसाइड करें। तो एक तरह से वो माहौल बना हुआ है, मतलब वो सिचुएशन है लीगली, राइट, कि ग्रीनलैंड के लोग अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। ओके, अब किस रूप से करेंगे, रेफरेंडम से ही करेंगे या इलेक्शन में कोई पार्टी आएगी बोलेगी मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मेजोरिटी आ गए तो इंडिपेंडेंट हो गए, राइट, वो सारा है। बट एट द सेम टाइम ग्रीनलैंड के लोग खुद अपनी आइडेंटिटी रखना चाहते हैं। उनका डेनमार्क से भी ये है कि हम यहाँ के लोग हैं, वही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। तो ये तो रहा। अब इधर ट्रम्प सरकार की ये भी विचार चल रहे हैं
कि भाई 60,000 लोग हैं, हर हर सिटीजन के लिए, ग्रीनलैंड के लिए मैं $1 लाख अनाउंस कर दूं, तो 60,000 इंटू 1 लाख हो गए करीब $6 बिलियन। तो $6 बिलियन कोई ज्यादा पैसा नहीं है, ठीक है। अमेरिका के लिए जैसे तैसे करके दिया, ऑफर किया। अब वो ऑफर कौन एक्सेप्ट करे, कैसे करे, वो पूरी कहानी अलग है, राइट। तो वो एक है। बट दूसरी बात है, अगर आप कहीं खरीदना है तो ग्रीनलैंड की कीमत तो कुछ भी हो सकती है, पता ही नहीं कितने उसमें रिजर्व्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिजर्व्स हैं उसकी। आप लोकेशन का मान लो, उसकी जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू मान लो, वो तो ट्रिलियंस में है। तो खरीदने की मार्केट तो कोई वैल्यू है नहीं, पर वो वैल्यू तो अमेरिका दे नहीं सकता, ना देगा, ठीक है। तो अमेरिका इसी तरह का कुछ मैकेनिज्म करना चाहेगा जिसमें कि ठीक है, उसको ग्रीनलैंड में कुछ ऑफ कोर्स पैसा डालना है। एक अपॉर्चुनिटी अमेरिका के लिए थोड़ी देर में, अभी नहीं, इनकी इलेक्शन होती है। अभी इलेक्शन 2025 में हुई थी आई थिंक, 29 में फिर से इलेक्शन है ग्रीनलैंड में। वहाँ 4-5 पार्टीज हैं। अमेरिका अच्छे से उनको अगले 1-2 साल में इनकरेज कर सकता है, प्रोपोगेंडा कर सकता है, उनमें से 1-2 पार्टी को पैसे दे सकता है कि तुम इंडिपेंडेंस मांगो, और फिर तुम ये मांगो कि हम अमेरिका से मर्ज होंगे। तो वो पार्टी अगर सत्ता में आ जाए, चांस है वो पार्टी कहेगी हर सिटीजन को $1-1 लाख मिलेगा, अमेरिकन पासपोर्ट मिलेगा, हमें हमें क्या चिंता है, अमेरिका, हम अमेरिकन हो जाएंगे। तो ये कन्विंस करके अमेरिका ये आराम से हाई डिग्री ऑफ चांस है कर सकता है। बट ट्रम्प इस सब चीज को जल्दी करना चाह रहा है। सर, ट्रम्प जो आपने बताया कि जल्दी करना चाह रहा है, तो हम ये भी बात करेंगे ट्रम्प का जो रवैया है, जब से वेनेजुएला वाला कांड हुआ है, यानी वहाँ के राष्ट्रपति को अपने देश में उठा लाए, तब से हम देख रहे हैं ग्रीनलैंड पर ट्रम्प बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं। तो ये क्या उनकी रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि जब भी उन्हें कुछ करना होता है तो इतनी ज़्यादा उथल-पुथल मचा देते हैं, जिससे डील उनके पक्ष में अच्छी हो सके। तो क्या ये कुछ है वैसा ही है? ग्रेट पॉइंट। और ये केवल अभी नहीं है, ये ट्रम्प की शुरुआत से है अपनी इस प्रेसिडेंसी की। जब ये सत्ता में आए तो इनके पास एक 920 पेज की एक डॉक्यूमेंट थी, जो एक कंजर्वेटिव थिंक टैंक है, हेरिटेज फाउंडेशन, उसने बनाई थी। उसका नाम था प्रोजेक्ट 2025, कि 2025 साल में अगर कोई रिपब्लिकन आता है, उसने इलेक्शन से पहले बनाई थी, आता है, और खासकर ट्रम्प, तो क्या क्या करना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट में सारे के सारे टॉपिक्स पे मेमोज बने हुए हैं, ड्राफ्ट ऑर्डर्स बने हुए हैं, कि ऐसा ऑर्डर इशू करो इस मुद्दे को लेके, ऐसा ऑर्डर इशू करोगे ऐसे मुद्दे लेके। तो हुआ क्या, तभी ट्रम्प डे 1 से आप देखिए धड़ाधड़ ऑर्डर्स इशू करे जा रहा है। इमिग्रेशन पे कुछ, डिफेंस में कुछ, एजुकेशन में कुछ। अभी तो हम लोगों को मात्र 10% भी इसके पता नहीं है क्या क्या ऑर्डर्स इशू कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर काफी सारे तो डोमेस्टिक मुद्दों को लेके भी हैं। एनवायरमेंट रेगुलेशंस हटा रहा है, ऑयल ड्रिलिंग कहाँ हो सकती है, नेशनल पार्क कहाँ हो सकते हैं, स्कूल एजुकेशन में क्या हो सकता है, अबॉर्शन में क्या, धड़ाधड़ ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, क्योंकि वो सारा होमवर्क इसके पास हुआ पड़ा है, तो ड्राफ्ट, ठीक है। सो दैट्स वन। बट इस साल की बिगनिंग से डेफिनेटली यस। और एक और बात है, अभी उसका पहला साल कंप्लीट हो रहा है, तो वो आई थिंक ऑब्वियसली अपना एक रिपोर्ट कार्ड रखना भी चाहता है अपने देश के सामने, मैंने ये करा। बट और इससे बट बहुत तेजी से जा रहा है, और अलग अलग फ्रंट्स में जा रहा है, एग्जैक्टली। और इसके चलते जो अमेरिका के अंदर जो इनकी ऑपोजिशन है, उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। भाई कितनी चीजों में वो जूझे, आज इसने ये कर दिया, कल इसने सारे के सारे इंस्पेक्टर जनरल जो जितनी मिनिस्ट्रीज में थे, जो ऑडिट एक तरह से ये करते थे, उन सबको फायर कर दिया। इसकी अथॉरिटी नहीं है, कांग्रेस की है। वो मामला लोअर कोर्ट में गया, फिर अपर कोर्ट में, फिर हायर कोर्ट में जा रहा है। टैरिफ्स कर दे रहा है, बॉर्डर वॉल का क्या करना है, यूएसएआईडी बंद, खत्म। डोज भूल गए आप, एलन मस्क आया, लाखों अमेरिकन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को फायर कर चुके हैं। तो ये धड़ाधड़ इस तरह की चीजें करे जा रहे हैं। तो ऑपोजिशन को प्रॉब्लम ये हो रही है कि इतना बराज आ रहा है, किस चीज को कैसे हैंडल करो, तो वो चल रहा है। और सिमिलरली दुनिया में भी यही हो रहा है। दुनिया के लीडर्स भी तभी परेशान है कि क्या कर रहा है, रोज कुछ रोज कुछ रोज कुछ। तो बात यह है कि हमें अगले 3 साल तक इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। पिछले साल भर से ही हमें इसका ऑपरेटिंग स्टाइल है। सर, अगला सवाल ये है कि मान लीजिए, जैसा कि आपने बताया कि डेनमार्क नहीं मानता है ग्रीनलैंड देने के लिए, और ग्रीनलैंड में जो लोग रहते हैं वो भी अमेरिका के साथ आने के लिए सहमत नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या आगे चल के हम अमेरिका और यूरोप के बीच में व्यापार युद्ध देख सकते हैं, या प्रतिबंध जैसी कार्रवाइयों का दौर चल सकता है? और या फिर अगर एक्सट्रीम सोचें तो यूरोप और अमेरिका की सेनाएं आमने-सामने ग्रीनलैंड में खड़ी हो सकती हैं। क्या होने वाला है सर? देखिए लास्ट बिट में मेरे ख्याल से यूरोप और अमेरिका की सेनाएं शायद आमने सामने नहीं खड़ी होंगी, मुझे जो दिखता है फिलहाल।
हम गलत भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं किस चीज़ें पे जाए, जी। बट फिलहाल वो नहीं दिखता। हाँ, बट एक्सट्रीम सिनेरियो में जैसे आप कह रहे हैं, अमेरिका जाकर के, और अमेरिका को ज़्यादा लोग भी नहीं चाहिए, इसके ऑलरेडी वहाँ पे करीब 700 सोल्जर्स वगैरह एक बेस में हैं। जी। वो 700 ही काफ़ी हैं ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है नूक, उसको कैप्चर करके अमेरिकन झंडा लगाने के लिए। जी। ओके, या 10 हेलीकॉप्टर भेजे, 2 कार्गो प्लेन्स भेजे, सामान-सुमन भेज के कल से बोला जी ग्रीनलैंड इज़ माइन। जी। ओके, तो एक्स लास्ट, और ट्रम्प ने कहा भी है कि हम हार्ड ऑप्शंस भी ले सकते हैं। तो जी। सबसे हार्ड तो यही हुई ना। जी। ओके, तो सबसे हार्ड अगर इन्होंने ऐसे करा, तो ऐसे में यस, डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर कह रही है कि हमारे सोल्जर्स विल शूट। जी। ओके, ओके, कुड बी, बट वो कितना शूट करेंगे वो, यस, एक, एंड दैट कुड हैपन, पर वो हुआ तो बहुत ही ज्यादा और मामला भयानक हो गया, ऑलरेडी भयानक है। जी। बट एज सच जो बाकी नेटो के देश हैं, अब क्या फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड अपनी वॉरशिप्स भेजेंगे ग्रीनलैंड पे और अमेरिका पे मिसाइल्स मारेंगे अमेरिकन फोर्सेस जो नूक में हैं? जी। मुझे चांस उसका कम लगता है। बट मामला उतना गंभीर होगा, नहीं कर पाएंगे तो और फ्रस्ट्रेट होंगे यूरोप, जी। और फ्रस्ट्रेट होंगे एंड अपना रिकैलकुलेट करेंगे, और जैसे आप कह रहे थे अपनी पॉलिसीज रशिया के प्रति वो कुछ बदलेंगे। ठीक है, भारत के प्रति कुछ बदलेंगे, वही मैं कह रहा हूँ, तभी उन्हें इस समय अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिसमें वो कहें इंडिया इज द फोर्थ पोल ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट्स। जी। सर जैसा कि यूरोप और अमेरिका में अब दरार पड़ती दिख रही है उनके रिश्तों में, तो क्या इतना यूरोप अमेरिका से दूर जा सकता है कि वो नाटो जैसा अपना नया सैन्य संगठन बनाने के लिए मजबूर हो? इस पे क्या सोचते हैं आप? हाँ, डेफिनेटली, वो तो बात ऑलरेडी चल रही है, मैक्रोन कई बार कह चुका है, जर्मनी कई कई बार कह चुकी है। नाटो से अलग या नाटो के अंदर ही, भाई सब नाटो के देश हैं, ठीक है, ये अपनी बेसिकली अपनी ये फोर्सेस बढ़ाएं। हुँ, ठीक हुँ। है, अब उसको ये कुछ अलग नाम दे दें, एक ग्रुपिंग करके, वो बात अलग है। बट मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ जो अहम है आई थिंक इसमें, ट्रम्प यूरोप से इतना अनहैप्पी क्यों है? जी। ठीक है, ग्रीनलैंड की आप बात छोड़िए, वो लेना चाहता है, राइट? बट ज्योग्राफिक लॉजिकली देखें तो मेरे को भी अगर हो तो मैं आई वुड लाइक टू ओन इट। ओके, एंड जी। या आई मीन बहुत फायदा है उस देश के लिए। जी। आ, आप देखिए ट्रम्प यूरोपियन सरकारों को किस तरह से बात करता है, उनका मुखौल उड़ाता है। जी। जेडी वैंस जर्मनी में जा करके कुछ मात्र हफ्तों बाद ही इलेक्शन के बर्लिन में स्पीच देता है और कहता है कि आपकी सरकारें कुछ काम नहीं कर रही, और जर्मनी की जो फार राइट पार्टी है, ये बोलता है वो पार्टी सही है क्योंकि वो नेशनलिज्म की बात करती है, एंटी इमिग्रेशन की बात करती है, ये वो। अभी 1 महीने पहले अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन निकली है, 30 पेज की मात्र। जी। उसमें उन्होंने कहा है कि यूरोप फेसेस सिविलाइजेशनल इरेजर, यानी कि सिविलाइजेशनल आपकी जैसे इरेज हो जाएगी, रबर से मिटने की हालत पे आ गई है, वो सब चीजें। बट फंडामेंटल अमेरिका की इशू मागा वालों की, इनकी ये है, ये देखते हैं यूरोप को एज अ लिबरल लीनिंग सोसाइटी एंड गवर्नमेंट्स, जी। लिबरल एंड वेलफेयर एंड हुँ, सोशलिस्ट, हुँ। मतलब सेंटर लेफ्ट काइंड ऑफ थिंग। और इनको वो अब फिलॉसफी बिल्कुल पसंद नहीं है। जी। मागा वालों का ये कहना है कि यूरोप ने एक्सपोर्ट करता है ये लिबरल आइडियाज, और अब हमें अमेरिका में ऐसे लिबरल आइडियाज नहीं चाहिए। जी। ओके, तो इसलिए यूरोप जो है सुधरे, अपनी आइडियोलॉजीज बदले, अपना रवैया बदले, क्योंकि यूरोप जिस हाल में फिलहाल है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इनके जो विचार हैं लिबरल विचार, और यूरोप अमेरिका के तो रिश्ते रहे हैं, यूरोपियंस ही तो आके अमेरिका में सेटल हुए, यूरोपियंस ने ही तो अमेरिका बनाया, कि ये जो विचार हैं अब इनको हमें एंटरटेन नहीं करना। तो इसलिए यूरोप के प्रति ट्रम्प और उसकी सरकार और मागा और जो राइट है अमेरिका का, कंजर्वेटिव्स हैं, इसलिए यूरोप को लेकर के बहुत ज़्यादा, मतलब उस एम्पैथी नहीं रखते, उसको ये उसकी उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, या यूरोप जो भी कह रहा है उसको ये अहमियत नहीं दे रहे, क्योंकि इनको है कि नहीं, यूरोप को तो हमें ऐसे ही डील करना है, हमें यूरोप की ज़रूरत है माना, बट यूरोप को हमें बदलना है। और उसके चलते ये लोग, इनका प्रयास ये भी है कि यूरोप के अंदर जो सरकारें हैं जी। जितनी ज़्यादा हों, पॉपुलिज्म, नेशनलिज्म, स्ट्रांगली एंटी इमिग्रेंट, इस तरह की हों। जी।
सर जैसा कि ट्रम्प ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन पीछे की बात एक और बताई जाती है कि ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल हैं, जो आगे वाली सदी में जिस भी देश के पास होंगे, उसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली मजबूत बना देंगे। तो अगर ट्रम्प मान लीजिए ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा कर भी लेते हैं, वहाँ का जो रेयर अर्थ मिनरल है, उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने पैसे भी कमा लेते हैं, तो वो अमेरिका के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा या फिर जो अब अभी हालिया तौर पर जो अमेरिका और यूरोप के संबंध वो खराब कर रहे हैं, वो उनके लिए ज़्यादा नुकसानदायक होगा अमेरिका के तौर पर। इसको आप कैसे बताएँगे? ग्रेट क्वेश्चन। आई थिंक अव्वल तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स। मिनरल्स हैं और क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, रेयर रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल एलिमेंट्स जी। हैं बहुत ग्रीनलैंड में, पर अव्वल इनका पता नहीं कितने हैं, पर हैं बहुत। और इनको निकालने का कितना खर्चा है वो भी पता नहीं है, और मेनी ऑफ देम मे नॉट बी वायबल इकोनॉमिकली, राइट, बट कुड बी। पर मानिए नेट नेट में बहुत फायदा है। अब आप कह रहे हैं कि उसको तराजू में तोलो कि उसका बेनिफिट वर्सेस यूरोप से रिश्ते बिगाड़ने का। अमेरिका ये सोचता है कि यूरोप के पास कोई चारा नहीं है, हुँ, उसको है कि किसी के पास कोई चारा नहीं है जी, मेरे से डील करने का, तो मैं चाहे जो भी करूँ, ये जितना रोएं धोएं चिल्लाएं, पर अंत में ये मेरे साथ ही चलेंगे, उसे ये लगता है। जी। सर जैसे अभी बातचीत चल रही है और जो ट्रम्प, यूरोप और बाकी देशों के बीच में चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इसको देखकर रूस और चीन मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए। अभी पूरी सिचुएशन सिर्फ देख रहे हैं। तो ऐसे में रूस, चीन उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? और भारत के पास क्या मौका है इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का, यूरोप के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का? देखिए, रूस और चीन फायदा उठा सकते हैं, रूस तो ऑलरेडी उठा ही रहा है, रूस तो ऑलरेडी कर ही रहा है। जी, केवल ये होगा कि भाई अब उसके पास हो जाएगा कि देखो दुनिया में ऐसा होता है, इंटरनेशनल लॉ ये है, जब और भी करे तो मैं भी कर रहा हूँ। तो यूक्रेन के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको लेके रशिया कह सकता है ना, ये तो मेरे बैकग्राउंड में है, मेरे बैकयार्ड में है, और यहाँ पर ये हो रहा था इसलिए मैंने जाके अपनी सिक्योरिटी बनाई है, जो अमेरिका भी वही कर रहा है। और तो रशिया तो ऑलरेडी चल रहा है, तो रशिया में कोई नयापन नहीं आ सकता रशिया के एटीट्यूड में, पुतिन ऑलरेडी वही कर रहा है। चाइना के में आ सकता है कहने को, ग्लोबल डिप्लोमेसी में कि ये तो हमारा रीजन है, काइंड ऑफ थिंग। वो अपना वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहता है कि मेरा है, तो चाइना भी कह सकता है ना कि ये रीजन मेरे मेरे बैकयार्ड में है, और यहाँ पर ताइवान तो मेरा ही अपना अंग है, तो मतलब इसको वो मैं करूँगा। और चाइना जो करना चाहे, या करे या ना करे कह नहीं सकते, बट जब करता है अगर, तो उसके पास, ना भी करे तो उसके पास अब ये कहने को है। जी, ठीक है। इंडिया के पास मौका इस समय ये है, मैं बार बार रिपीट, मेरे को लगता है यस, कि यूरोप को इस समय नीड है, हमें भी नीड है। बिल्कुल हर चीज देखो, दोनों की नीड और होती है, पार्टनरशिप होती है, विन विन, तभी आगे चीजें क्रिएट होती हैं। जी, तो यूरोप को जो एहसास आना चाहिए मेरे ख्याल से, जो इस चीज में मदद करेगा, वो ही मैं कह रहा हूँ कि यूरोप की पॉलिसी अब ये होनी चाहिए उनके फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स में, जी, कि इंडिया हमारे लिए फोर्थ पोल है। जी, एक पोल अमेरिका करेंगे, उससे जो भी बड़ा जैसे तैसे करेंगे, रशिया जैसे तैसे करेंगे, चाइना जैसे तैसे करेंगे, बट इंडिया के साथ हमें एंगेज बहुत ज़्यादा कर लेना चाहिए मल्टीपल चीज़ों के लिए। जी, मार्केट तो है, वो छोड़िए, उसके अलावा ट्रेड है, ऑफ कोर्स वो भी है। मतलब इंडिया के अंदर मार्केट है उनकी कंपनीज के लिए, ट्रेड है दोनों देशों, दोनों के बीच में। बट उसके अलावा जो मैं एक और कह रहा हूँ, मैन पावर, यहाँ पे मैन पावर स्लाइड हो रही है इनकी बुरी तरह से। उसके लिए इंडियन मैन पावर अभी, आई थिंक अभी ये जो जर्मनी के चांसलर आए हुए हैं, इसके इसमें हेल्थ केयर या पैरामेडिकल उस तरह के वर्कर्स की टैलेंट की ज़रूरत है, तो वो सारा है। बट इन अ जियोपॉलिटिकल सेंस, यूरोप शुड लुक एट इंडिया एज अ फोर्थ पोल ऑफ इट्स एंगेजमेंट। जी, और यूरोप, उसके अलावा तो ठीक है, बाकी जो जो करना है हर एक कंट्री को अपना करे, बट इस पॉलिसी पे जाए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है मंगोलिया। मंगोलिया इंडिया को कहता है माय थर्ड नेबर, आई थिंक, जी, ओके, और माय नेबर मेरे ख्याल से, क्योंकि चाइना एक है उसका, उसके बाद बोलता है कि माय सेकंड नेबर, इस तरह से कहता है। तो जियो पॉलिटिक्स में इस तरह के पैराडाइम्स होते हैं कई बार, ओके, तो हमें वो पैराडाइम यूरोप को समझाना चाहिए, एक्चुअली यूरोप को खुद समझना चाहिए। तो हम जो भी बात कर रहे हैं आपसे, मेरा यही प्रयास है कि ये लॉजिक यूरोपियन लीडर्स पर पहुंचे एंड दे अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी, बिकॉज आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छी होगी और हमारे लिए भी बहुत अच्छी होगी। जी।
सर अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रम्प जो इतनी उथल-पुथल जब से आए हैं मचाने में जुटे हुए हैं, उनका फाइनल गोल क्या है? वो करना क्या चाहते हैं? और बाकी देशों के पास क्या रास्ता है उनसे निपटने का? देखिए, ट्रम्प उथल-पुथल करना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से अमेरिका को बनाना चाहते हैं। अ, उनको ये भी लगता है कि अमेरिका को ये चीज़ें करनी चाहिए अभी, जो वो कर रहे हैं। और अमेरिका ने अगर ये चीज़ें अभी नहीं करी, तो अमेरिका की जो ग्लोबल डोमिनेंस है, वो हमेशा के लिए सनसेट होती जाएगी। तो उसका प्रयास पूरा ये है इस समय। अब देशों को क्या करना चाहिए? आई थिंक देशों को मल्टीपल है, हर एक को अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा है, एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है इस समय। अ, जिसमें देश रिकैलकुलेट कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप्स एंड एवरीथिंग। अ, और एक्टिवली नए पार्टनर्स और क्रिएटिव डिप्लोमेसीज करनी चाहिए देशों को, क्रिएटिव वेज, क्रिएटिव पार्टनरशिप्स करनी चाहिए। आ, भारत को खासकर ऑफ कोर्स हमें भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए, पार्टनर्स एंड अलग अलग जैसे भी हम देखें नरेटिव बनाने चाहिए, ताकि देखिए दुनिया का आधा गेम इस समय, नॉट आधा, कुछ है ऑप्टो पॉलिटिक्स। आप क्या ऑप्टिक्स बना करके चल रहे हैं? तभी मैं कह रहा हूँ जैसे अगर यूरोप ये भारत के लिए बनाए कि भारत मेरा फोर्थ पोल है, उस ऑप्टिक्स के अंतर्गत बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। अभी जो हमारा ये जो एशिया पैसिफिक था, इसको रीनेम कर दिया गया कागजों में, अमेरिका ने करा, बाय द वे इंडो पैसिफिक। तो उससे देखिए माइंडसेट बदलते हैं, तो चीज़ों को इसलिए डिफाइन करना कई बार बहुत अहम हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ें इंडिया कर रहा है, अपनी डिप्लोमेसी में करेगा, हर देश करेगा। मैं पब्लिक डिप्लोमेसी में काफ़ी काम करता हूँ, तो मुझे लगता है पब्लिक डिप्लोमेसी का बहुत स्कोप होता है, पीपल टू पीपल। जब लोग मिलते हैं तभी आइडियाज़ बनते हैं, तभी बिज़नेस कहें या काफ़ी चीज़ें बनती हैं। तो पब्लिक डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए। क्योंकि देखिए आपकी जो सरकार है, और ख़ासकर भारत की सरकार, हमारे पास मात्र 1000 डिप्लोमेट्स हैं हमारे फॉरेन ऑफिस में। 1 या 1200 होंगे अब। चाइना के 7000 हैं। अमेरिका के 15,000 थे, पर इन्होंने अब मस्क ने आके काफ़ी काट दिए, राइट? तो डिप्लोमैट्स हमारे काफ़ी कुछ कर सकते हैं, पर सारा कुछ इतना ज़्यादा नहीं भी कर सकते। तो पीपल टू पीपल पे बहुत एम्फेसिस होना चाहिए। इंडिया के हिसाब से मैं कहूँ तो लैंग्वेज पे एम्फेसिस होना चाहिए हमें। देखिए आप काम ज़्यादा तभी कर पाएँगे उन देशों के साथ बिज़नेस में, जब आपके पास थोड़ी लैंग्वेज की भी सहूलियत होगी। तो भारत के अंदर जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़ भी, कोरियन, जापानीज़, रशियन, ये वो। एंड इंडिया के लिए मेरे हिसाब से एक सबसे अहम चीज़ है आज की तारीख में, मेरे को तो लगता है इंडिया को इस समय एक जियो पॉलिटिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, जिसमें यूँ कि अगले 1 साल के लिए हमारी सरकार और प्राइवेट सेक्टर 1 हफ्ते में 6 दिन काम करेंगे, एक एक साल के लिए। अभी हम 5 दिन करते हैं। इसका लॉजिक मेरा ये है कि अगर हम अपना वर्क वीक 6 डेज का कर देंगे, तो हमारी जीडीपी थियोरेटिकली, और ये मोरलेस रोबस्ट एनालिसिस है, 2% बढ़ेगी। तो हम जो ये कहते हैं कि दुनिया में हम ये करेंगे वो करेंगे, ये वक्त आ गया इंडिया के लिए, हम सब के लिए, आई थिंक, मेहनत करने का, अपने देश का एक कैरेक्टर स्ट्रांग बना के दुनिया को भी दिखाओ, काम करो। आपके जापान, कोरिया, ताइवान, ये एशियन टाइगर ऐसे नहीं बन गए। ओके, मैं ये भी समझता हूँ, हाँ ये 6 डे वर्क वीक में काफ़ी इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, तो मैं कहता हूँ नेशनल डिबेट हो। ओके, इसमें अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ का मामला होगा, स्ट्रेस होगा, लोग थकते भी हैं, और फिर होगा काम ज़्यादा करा, कमा तो रहा है आपका कॉरपोरेट, ठीक है, उसमें कुछ बोनस प्लान किया जाए, चीज़ें प्लान करी जा सकती हैं, बट आई थिंक ये नेशनल डिबेट होनी चाहिए। क्योंकि वक्त, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में अनप्रेसिडेंटेड कदम भी उठाने चाहिए, वो भी लीडरशिप होती है। सर अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरोप के मुद्दे पर इतनी इनसाइट्स देने के लिए हमको बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। कैमरामैन मनोज के साथ विनय त्रिवेदी, इंडिया टीवी।